जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय सामान्य हिंदी कक्षा 12 का अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक के सारे पेपर मिल जाएंगे। प्री बोर्ड आप लोगों के होंगे तो उसके भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो सकेगी। क्योंकि जितने हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना हमें अंदाजा लगेगा कैसे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूरी है। अगर आपको अच्छे नंबर बोर्ड में लाने हैं तो आपको जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपके पूरे अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पूरे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पीडीएफ डाउनलोड या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ पहले डाउनलोड करने से पहले आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। इसके बाद आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड कर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो खंड का में सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, मुंशी ईशानला खां, यशपाल। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो रानी की केतकी कहानी के लेखक हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, ये आपको याद भी होगा। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राहुल संकृत्यायन का वास्तविक नाम है। क्या पूछ रहा है? राहुल संकृत्यायन का वास्तविक नाम है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए सुदामा प्रसाद, वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ सिंह, केदारनाथ पांडे। तो राहुल संकृत्यायन का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। क्या है? केदारनाथ जो पांडे है वो राहुल संकृत्यायन का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छायावाद के लेखक हैं। छायावाद का मतलब शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन हो जाएंगे? यहाँ पर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, रामकृष्ण दास। तो यहाँ पर छायावाद युग के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तार सप्तक के संपादक हैं। क्या है? तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक आपको पता होगा कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बसायन। जितने भी तार सप्तक हैं उनके जो संपादक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेहे हैं। यहाँ पर उनका कभी भी पूरा नाम नहीं दिया जाता क्योंकि उनका नाम बहुत लंबा है, इसलिए शॉर्ट में देते थे अगेहे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा अगेहे। क्या हो जाएगा? अगेहे। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इंदुमती। क्या हो जाएगा? इंदुमती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो जायसी का जो पद्मावत है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी। नेक्स्ट है शिवा बावनी के रचयिता हैं। क्या है? शिवा बावनी के रचयिता हैं। तो शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के रचयिता है भूषण। कौन है? भूषण। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा भूषण। नेक्स्ट है किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान मिला। तो किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान मिला? तो वो कवि है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो है उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है
रीतिकाल का अन्य नाम है, क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम है। तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल, क्या है? श्रृंगार काल जो है रीतिकाल का अन्य नाम है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार काल। क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपा को कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपसे फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, सरहपा। क्या हो जाएगा? सरहपा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो ये जो आपका गद्यांश है वो किससे लिया गया है? तो ये गद्यांश आपका लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप से। किससे लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। क्या है? वासुदेव सरल अग्रवाल। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। भूमि का निर्माण किसने किया है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है। पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखना यहीं पर मिलेगा, पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। निर्मूल का अर्थ है मतलब कि जड़ सहित। क्या है? निर्मूल, यानी कि जिसकी जड़ ना हो। क्या हो? जिसकी जड़ ना हो उसे निर्मूल कहते हैं। अथवा अगर आपको ये नहीं याद है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं है। ये आपका लिया गया है, किससे लिया गया है? ये आपका लिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम से। किससे लिया गया है? रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया। किससे लिया गया? रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो यहाँ पर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर ही लेंगे। लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा गया है? मदर मार्गरेट का कद कैसा था? मदर मार्गरेट के हंसते समय उनके दांत कैसे लगते थे? तो यहाँ पर इंडिया तक की आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बैठी खिन्ना एक दिवस पे वह गेमी थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। तो इस तरह का आपको पद्यांश दिया जाएगा, उस पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे पद्यांश का पाठ और रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश का पाठ है आपका पवन दूतिका। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश यहाँ से लेकर आप लोगों का यहाँ तक है, यहाँ से लगता रिमूव हो गया है। इसके बाद है, राधा किसके वियोग में अकेली बैठी थी? राधा कृष्ण के वियोग में अकेले बैठी थी। राधा के घर में प्रातःकाल कौन प्रवेश करती है? तो पवन करती है। द्रग शब्द के पर्यायवाची लिखिए। द्रग का मतलब होता है आंखें। क्या होता है? आंखें। क्या होता है? आंखें। तो आंखों के आपके पर्यायवाची लिख दें, जैसे चक्षु, इस तरह के पर्यायवाची लिख देने हैं। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप यहाँ पर नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे तदंतर बैठी सम उटच के आगे, नीले वितान के तले दीप वह जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणों मुत्सक उन भयातुरों से भयातुरों के थे वे। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया पद्यांश। तो सबसे पहले आपको पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखे हैं। तो पद्यांश की रचना है कैकेयी का अनुताप। क्या है? शीर्षक क्या है? कैकेयी का अनुताप। और रचनाकार इसके कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो है इसके रचनाकार हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर ही लेंगे। उत्पुल करौदी वायु रहकर पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश किस प्रसंग से संबंधित है? परिणाम उत्सुक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि परिणाम धन उत्सुक को हम करते हैं परिणाम उत्सुक, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 5 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है सेठ वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश। तीनों में से आपको किसी एक का जो है साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसी एक का कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो तीसरा 3 दिए गए, 3 में से आप कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा लाठी अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए।
तो यहाँ पर छठवें में आप लोग है दोनों में से अथवा में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आलोक व्रत खंडकाव्य की तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए अथवा आलोक व्रत खंडकाव्य के नायक का महात्मा गांधी का चरित्र चित्र स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर होता है कि ये आपका जिला वाइज बटा होता है, तो आप जिस जिले में हैं उसका आपको जो है खंडकाव्य याद कर लेना है। ठीक है, खंड खा पर आते हैं, तो खंड खा में यहाँ पर निम्नलिखित गद्य अवतरणों में से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, दो उसमें से आपको किसी एक का क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट है दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो श्लोक दिए गए, उनमें से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो ये आप अपने पाठ से देख के आपको याद कर लेने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट दोनों हैं तो ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे श्री गणेश करने का मतलब है शुरुआत करना, लोहा लेना मतलब कि मुसीबत लेना, यानी कि लोहा लेना मतलब कि जो है लड़ाई लेना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना काम निकालना। ठीक है, इसके बाद आप पठित गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अशोक मौर्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था। उसने कलिंग को जीतने का संकल्प किया और उसे अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहा। कलिंग पर हमला हुआ और उसे जीत लिया, परंतु जब अशोक ने घायल और मरते हुए सिपाहियों को तथा युद्ध से उत्पन्न स्त्रियों और बच्चों को के क्लेश को देखा तो वह स्वयं दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा, इसके बदले वह लोगों को समझाएगा कि वे शांतिपूर्वक रहें। उसके शासनकाल में कलिंग मौर्य राज्य में शामिल होने के अगले 30 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हुआ। भारतीय इतिहास में पहली बार लगभग सारा देश एक शासक के अधीन हुआ। अशोक किस वंश के राजा थे, तो अशोक मौर्य वंश के राजा थे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। युद्ध के बाद अशोक बहुत दुखी हुआ, तो कलिंग के युद्ध के बाद। अशोक किसी धर्म के अनुयायी थे, अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जीत का विलोम शब्द क्या है, तो जीत का विलोम शब्द है हार। क्या है, हार। नेक्स्ट है गद्यांश का शीर्षक लिखिए। गद्यांश का शीर्षक है आप लोगों का जो है कलिंग युद्ध। क्या है, कलिंग युद्ध। देख लेते हैं अशोक मौर्य राजाओं में तो भारतीय इतिहास पहली बार सारा देश एक शासक की, तो यहाँ पर शीर्षक कर लेंगे अशोक। कौन है यहाँ पर जो शीर्षक है वो है सम्राट अशोक। कौन है, सम्राट जो अशोक हैं वो यहाँ के शीर्षक हैं। नहीं, फिर तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर अशोक भी, सम्राट अशोक, मौर्य का शासक, तीनों की बात अशोक ही है। तो यहाँ पर जो शीर्षक होगा वो कलिंग युद्ध ही होगा, क्योंकि तीनों तो ऑप्शन एक ही है। चौथा ऑप्शन ही भिन्न है, यानी कि कलिंग युद्ध। ठीक है, अथवा तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग युद्ध। क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर खा। अथवा अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगी, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल में तुम्हें ना जाने दूंगा, अरुष उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में ना उड़ने दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, तो कवि लोगों को जगाना चाहता है क्योंकि उसके कवि का दायित्व है। क्या है, कवि जो है अपनी लेखक यानी कि अपनी रचनाओं से लोगों को जगाता रहता है, यानी कि आपको कब क्या करना चाहिए। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर सोना, यानी कि आपको कोई भी जानकारी ना होना। कविता का शीर्षक हो सकता है, तो कविता का शीर्षक हो सकता है जागृति। क्या हो सकता है, जागृति जो है कविता का शीर्षक हो सकता है। ठीक है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो कवि लोगों को अस्ताचल में जाने नहीं देगा। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वाला जो थर्ड वाला आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। कवि कैसे लोगों को संबोधित कर रहा है, तो कवि ऐसे लोगों को संबोधित कर रहा है जो क्या है, जो है जो बेखबर हैं। क्या है, जो बेखबर हैं। क्या है, जो बेखबर हैं, और यहाँ पर गा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इनके आंसर्स में आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अम्बुज और अम्बुज, तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुज का मतलब होता है बादल। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देंगे तो किससे मैच करेगा, तो ऑप्शन आपसे फोर्थ वाले से मैच करेगा, कमल और बादल। हरि का मतलब होता है देव और हर का मतलब होता है हरण करना। तो यहाँ पर आंसर जो मैच करेगा वो मैच करेगा देव और हरण किया हुआ। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिखने हैं, भुजंग, खग, कर्ण, अर्क। ये याद कर लेने हैं, दो अर्थ आपको लिखने हैं। विष्णु के उपासक को हम लोग क्या कहते हैं, विष्णु के उपासक को हम लोग कहते हैं वैष्णव। क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। ठीक है, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हैं, तो जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों
उसे हम लोग कहते हैं महत्वाकांक्षी। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं महत्वाकांक्षी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्न वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर सौम्य पूरी रात भर जागती रही, पूरी रात भर जागती रही। वह रविवार के दिन आएगा। उसने पूजा की सामग्री खरीदी। लक्ष्मीबाई एक विद्वान महिला थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, तो चारों में से आपको कोई दो जो है शुद्ध करके लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संदेह अथवा अनुप्रास अलंकार की जो है परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोरठा अथवा रोला छंद का लक्ष्य उदाहरण सहित दीजिए। तो तीनों आपको यहाँ पर तीनों में से अथवा में से एक एक करना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने पसंदीदा कार्यक्रम की चर्चा करते हुए संबंधित चैनल के निर्देशक को एक पत्र लिखिए कि इस कार्यक्रम और अधिक आकर्षक बनाएं, अथवा 4 दिन के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आप जो आवेदन पत्र है वो लिखिए। दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, निम्नलिखित परिचयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो हमारा राष्ट्रीय त्योहार, बदलती शिक्षा नीति का छात्रों पर प्रभाव, वंश संरक्षण की उपदेयता, कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता। तो यहाँ पर ये चारों में से आपको किसी एक पर जो है भाषा शैली में निबंध लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है कि हाफ ईयरली का लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।